हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अली ज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। जो ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से वापस आ गया, तो जो इंस्टाग्राम पे थे उनको तो पता है मैं कहाँ था और क्या कर रहा था। जो नहीं थे वो ये सोच लें कि मैं यहीं था और एक छोटी सी ब्रेक पर था। आज का टॉपिक है द रियल फेस ऑफ रियल एस्टेट इन पाकिस्तान एंड हाउ इट इज़ अ बिग स्कैम। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। रियल एस्टेट अगर लफ्ज़ की तरफ आए तो नाम के अंदर ही असल लगा हुआ है, यानी कि असल जायदाद। लेकिन पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में कितने परसेंट असली है और नहीं है वो मैं आपको बताने लगा हूं। तो रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी ओनरशिप की हिस्ट्री में थोड़ा सा आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको पता है कि इंसान आदि मानव था। आदि मानव से वो जब जंगलात में रहना शुरू हुआ तो उस वक्त कम्यूनल फॉर्म ऑफ लैंड होती थी, यानी कि कोई बंदा किसी लैंड को ओन नहीं करता था। जहां पानी मिलता था लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते थे, वो इनकी जगह होती थी। जब पानी खत्म होता था तो वहां से कूच कर जाते थे। आप अंटिल द पॉइंट कि जब सिविलाइजेशन बढ़ने लगी और जब लोग एक जगह पे मुकीम हो गए, यानी एक जगह पर रहने लग गए, और उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए बादशाहत का जमाना है, यानी कि एक रूलर के अंडर जमीन हो तो उस पे लोग रहते हैं और वहां पर रहने का उनको टैक्स दिया करते थे। और जो बादशाह गुजरे हैं अलेक्जेंडर और वगैरह वगैरह, उनके पास भी जमीन थी, इसलिए वो बादशाह थे। अप टिल द पॉइंट के रोमन सिविलाइजेशन से होते हुए लैंड ओन करने की इजाजत सिर्फ उन लोगों को होती थी जो शुरू से पावरफुल चलते हुए आ रहे थे। तो नोबल्स को जमीन गिफ्ट करते थे और फिर वो नोबल्स यानी कि शाही खानदान के लोग अपनी जमीन को ओन करके उसको चला सकते थे। थोड़े अरसे के बाद दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ और नोबल्स के अलावा आम जनता भी पैसे कमाना शुरू हो गई। तो जब वो पैसे कमाना शुरू हुई तो फिर वो भी क्योंकि नोबल्स के बराबर आना चाहते थे तो उन्होंने भी लैंड ओनरशिप के बारे में सोचना शुरू किया। तो एक लीगल सिस्टम वजूद में आया जिसके तहत एक इंसान अपनी ज़मीन दूसरे इंसान को फरोख्त कर सकता है और लैंड का कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ओनिंग द प्रॉपर्टी शुरू हो गया। अगर आपने कॉलोनियलिज्म के बारे में सुना हो तो कॉलोनियलिज्म यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में जाके कब्जा करना भी लैंड बेस्ड एक्विजिशन थी, यानी कि वो लैंड को ओन करते थे और उसमें से निकलने वाले मिनरल्स, उससे जुड़े हुए लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। जिंदगी आगे बढ़ती रही और 20वीं सदी में वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। अब वर्ल्ड वॉर 2 में जहां पे फॉर्मली बादशाहत का एक तरह से एंड हो गया, फॉर्मली, वैसे अमेरिका में तो उससे पहले ही हो चुका था, जब फॉर्मली बादशाहत का एंड हो गया तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आबादियों के हुआ, क्योंकि बम चले थे, जंगें हुई थी, फायरिंग हुई थी, लोग भी मर गए थे जिन्होंने उन जगहों को आबाद करना था और अल्टीमेटली वो जगहें भी तबाह हो गई थी। तो मुख्तलिफ बड़े मुल्कों की गवर्नमेंट्स ने मिलकर सोचा कि यार वर्ल्ड वॉर ने तबाही बहुत ज़्यादा कर दी है, अगर हमने इन लोगों को अपने इंडस्ट्रियल मफाद के लिए इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले उनको कहीं पे आबाद होना चाहिए जिसके पास हम इंडस्ट्रीज लगाएं, लोग वहाँ से चल कर आएँ और हमारे फ़ायदे के लिए काम कर सकें। सो कैपिटलिज्म, जो नियो कैपिटलिज्म है, वो वजूद में आते ही वर्ल्ड वॉर 2 हो चुकी थी। लोग बेहाल थे, लोग कैंपों में रह रहे थे, लोग जेलों में रह रहे थे, वगैरह एंड वगैरह। तो यूएस, यूके, जर्मनी, यूरोप, इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बकौल उनके ने लोगों के लिए लैंड ओन करने की अपॉर्चुनिटीज दुनिया में फ्राहम करना शुरू कर दी। सो अगर कोई बंदा वॉर हीरो था तो उसको सस्ते में मिल रही थी, उसको टैक्स फ्री ज़मीन मिल रही थी, आप बहुत सारे लैंड ओन कर सकते थे क्योंकि एग्रीकल्चर उस वक्त दुनिया की एक बड़ी मेजर प्रोडक्ट थी। तो लैंड ओनरशिप होगी तो किसान सब्जियां लगाएगा या अनाज लगाएगा तो पूरी दुनिया में बिकेगा। तो रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट कोई 1950s के आगे से पूरी तरह से परवान चढ़ने लग गया और अर्बन, सब अर्बन, मेट्रोपॉलिटन एरियाज बनने शुरू हो गए पूरी दुनिया में। वहां से रियल एस्टेट का रियल कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो अब क्योंकि हम इंसान हैं तो जब हम देख रहे हैं कि लोग लैंड से बहुत सारा पैसा बना रहे हैं, जिन्होंने पुराने ज़माने में लैंड ली थी अब उन्होंने बेच के ज़्यादा पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं, एक प्रोडक्टिविटी लैंड के साथ जुड़ती जा रही है। तो पूरी दुनिया में जो जगह है, जो हैबिटेबल जगह है, लेट्स सपोज यूएस में जो रहने की जगह है वो तो लिमिटेड है, लेकिन आबादी की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लोग धड़ाधड़ बच्चे पैदा कर रहे हैं और लैंड की डिमांड ज़्यादा होती जा रही है और सप्लाई कम होती जा रही है क्योंकि हमारे पास फाइनाइट स्पेस ऑफ लिविंग है। तो अब उस लैंड के ऊपर प्रीमियम शुरू हो गया है और आपस में लोगों का मुकाबला हो गया कि मैं इस लैंड को ओन करूंगा या मैं इस लैंड को ओन करूंगा, जहां से रियल एस्टेट एज एन एसेट एस्टैब्लिश होता है। 1980s में जब रोनाल्ड रीगन यूएस में एक दफ़ा दोबारा रीइंस्टेट हुआ, उसने कहा जी आप घर बनाएं, आप टैक्स फ्री ये करें वो करें। ये सारी बातें आपको यूएस बेस्ड और पूरी दुनिया की बताने इसलिए ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियली तौर पे पूरी दुनिया के बच्चे हैं, क्योंकि हम बने भी एंड पे हैं। तो क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, जो 50 साल पहले वो करते हैं हम 50 साल बाद वही करके
अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह रहे होते हैं। तो 80s में ये होता जा रहा था और तादाद आगे बढ़ती थी, सप्लाई डिमांड पे मसला हो रहा था, तो रियल एस्टेट ओन करने वाले बंदे जो किंग बनते जा रहे थे। हियर कम्स द वर्ड रियल एस्टेट, यानी कि असली जायदाद, जो कि जिसके पास है वो बहुत बड़ा लॉर्ड है, वो बहुत बड़ा नोबल है, या वो बहुत बड़ा इंसान है, या वो कैपिटलिज्म की दुनिया में टॉप ऑफ द हायरार्की पे बैठा हुआ है। ये है रियल एस्टेट की पूरी दुनिया का कॉन्टेक्स्ट। आप मतलब पाएंगे 2008 में रियल एस्टेट के ऊपर ही जुआ खेलते हुए यूएस के बैंक्स क्रैश हो गए और आईएमएफ या फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को अपने आप को लोन देके बेल आउट करना पड़ा। वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो बबल है ये बर्स्ट हो गया अल्टीमेटली। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ। पूरी दुनिया में तो रियल एस्टेट का कॉन्सेप्ट 80s 90s में चल रहा था, अप अंटिल द पॉइंट 2008 में जब सब प्राइम लोन्स की वजह से यूएस की मार्केट क्रैश कर गई और एफईडी को अपने ही मुल्क को लोन देके उनको बेल आउट करना पड़ा और उनका कच्चा चिट्टा जो उन्होंने रियल एस्टेट के नाम पे गेम जुआ चलाया हुआ था वो ओवर हो गया। वो रियल एस्टेट का बिजनेस जो 1970s और 80s में बन के खत्म भी हो चुका है, उसके बाद से एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि रियल एस्टेट नहीं है, बिलीफ ऑफ अ रियल एस्टेट है। ये समझने के लिए आपको क्रेडिट सिस्टम समझना पड़ेगा। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद पूरी दुनिया में एक नया मॉडल वजूद में आया। वो मॉडल ये था कि एक इंसान तो वो है जो कि एक प्रॉपर्टी को ओन करता है। जैसे मैं अगर इस हेडफोन को ओन करता हूं तो मैं इसका मालिक हूं, मैं चाहूं इसको बेचूं, मैं चाहूं इसको रखूं, मैं चाहूं अपने बच्चों को ट्रांसफर करूं। अब क्योंकि मैं ये कैपेसिटी रखता हूं कि मैं इसको खरीद सकूं, तो मैंने तो ये खरीद लिया, लेकिन मुझ जैसे और 1000 लोग लाइन में खड़े हुए हैं जो इसको खरीद नहीं सकते लेकिन इसको ओन करने का ख्वाब रखते हैं। Here comes the credit system. So real estate स्कैम यानी कि द एस्टेट बिजनेस को समझने के लिए मैं आपको क्रेडिट कार्ड समझाने लगा हूं। सो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल आपको आपकी मर्जी की चीजें वक्त से पहले लेकर देना नहीं होता। क्रेडिट कार्ड का बिजनेस मॉडल ये होता है कि एक स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है कि कितने लोगों को, कितने % लोगों को अपने लोन्स को या अपने लिए गए उधार को मैनेज करना आता है। प्रोबेबिलिटी निकलती है कि जी अगर 100 में से 40 लोग मैनेज नहीं कर सकते, 60 लोग मैनेज कर सकते हैं। तो वो जो 60 लोग हैं वो बगैर इंटरेस्ट दिए टाइम पे पेमेंट्स दे के बैंक्स को कोई फायदा नहीं देते। बट वो जो दूसरे 40 लोग हैं जिनको अपने लोन्स मैनेज करने नहीं आते होते, अपनी मनी मैनेजमेंट नहीं आती, वो अपनी पुअर मनी मैनेजमेंट की वजह से बैंक को कई ज्यादा पैसे बना कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो कॉन्सेप्ट कंज्यूमरिज्म ने ये निकाला कि अगर ये इंसान फलां चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, सो व्हाई डोंट वी मेक हिम बिलीव दैट ही कैन ओन दिस। और इस बिलीव सिस्टम को, एक है ओन करना, एक है बिलीविंग टू ओन करना। आपके दिमाग में ये बात इंस्टिल कर देना कि यस आई कैन बाय दिस इज द बेस ऑफ दिस क्रेडिट सिस्टम। और ये ही पूरी दुनिया में रियल एस्टेट या एस्टेट बिजनेस के स्कैम और 2 नंबर होने का मेजर बिजनेस मॉडल है। तो अब तक मैंने आपको बता दिया कि पूरी दुनिया में जो रियल एस्टेट है, पहले वो रियल एस्टेट थी, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट पे आ गई कि अगर 100 में से 40 लोग अपने क्रेडिट पे यानी कि अपने उधार पे डिफॉल्ट करेंगे तो उनसे हम मजीद पैसे कमा सकते हैं उन 60 की निस्बत। इस क्रेडिट सिस्टम को या डिफॉल्ट सिस्टम को मोनेटाइज करने का नाम क्रेडिट सिस्टम है। इस क्रेडिट सिस्टम ने मुख्तलिफ एसेट्स में अपनी जगह बनानी शुरू की और पाकिस्तान उसमें क्योंकि यद तूला रखता है, जो वो 20 साल पहले करते हैं, 50 साल बाद, 20 साल बाद हमने भी वही करना होता है, तो हम इस बिजनेस में आ गए। अब शुरुआत होती है डीएचए और बैरियर टाउन से, जिन्होंने बाहर ये कॉन्सेप्ट देखा कि हम टुकड़ों में इनसे पैसे लेंगे लेकिन ज़्यादा पैसे लेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को लॉन्च कर दिया। ये है 2002, 2003, 2004 की बात। उसके बाद नई गेम पाकिस्तान के रियल एस्टेट बिजनेस में आई। तो पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें से आप रियल भी निकाल दें और एस्टेट भी निकाल दें। पाकिस्तान में मेक बिलीव रियल एस्टेट का बिजनेस है, यानी कि अनरियल एस्टेट का बिजनेस है। होता क्या है कि पाकिस्तानी रियल एस्टेट मॉडल किस तरह काम करता है मैं आपको वो बताने लगा। अगर मार्केट एनालिसिस करें तो हालातों, वाकयात और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म होने के बाद, जैसे कि 99 में, 92 में पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज हो रही थी, बड़े सरमायाकारों को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो लैंड को ओन करने की चाहत रखते हैं, क्योंकि पीछे से फ्यूडल निज़ाम से चलते हुए आ रहे हैं। लैंड ओनर थे तो वो बादशाह थे, और ये लैंड ओनर नहीं थे तो ये गुलाम थे। तो लोगों को काफ़ी हद तक अपना लैंड ओन करने की चुल है। बात शुरू होती है रियल यानी कि मेक बिलीव रियल एस्टेट, अनरियल एस्टेट इन पाकिस्तान। प्लेयर नंबर 1 इज इन्वेस्टर। उसके पास या तो अपना बिजनेस से वाइंड अप करके जो हाथ में नेट कैश आता है वो, या फिर उसके पास ख़ानदानी ज़मीन होती है
जो कि वो अल्टीमेटली मोनेटाइज करना चाहता होता है। उसके पास या तो लैंड होता है या उसके पास पैसे होते हैं। अगर तो उसके पास पैसे होते हैं तो वो एक शहर से थोड़ा सा दूर एक सबसे पहले लैंड एक्वायर करता है, और अगर उसके पास अपनी लैंड होता है तो उस लैंड को वो मार्केट में छोड़ देता है। ये है प्लेयर नंबर 1। प्लेयर नंबर 2 वो अपने साथ एक डेवलपर को जोड़ता है। अब डेवलपर कौन होता है? डेवलपर के पास अपनी लैंड भी नहीं होती, डेवलपर के पास अपने पैसे भी नहीं होते, डेवलपर के पास कंस्ट्रक्शन के स्किल्स होते हैं। जो पीछे से इन्वेस्टर है या फ्यूडल लॉर्ड है उसके पास कंस्ट्रक्शन नहीं होती, तो सबसे पहले वो अपने साथ एक डेवलपर को मिलाता है। डेवलपर उसको ये कहता है कि जनाब अगर लेट सपोज आप 100 कनाल जमीन हमें देते हैं और 100 कनाल का मार्केट में आपके अगर रेट है लेट सपोज 10 करोड़ रुपए, तो मैं आपको 6 महीने के अंदर 15 करोड़ रुपया दे के फ्री कर दूंगा। वो कहता है जी ठीक है, मेरे 10 के 15 हो जाएंगे, लेट्स गो अहेड। दूसरा प्लेयर डेवलपर इन होता है, वो उसके ऊपर लेबल लगाता है, वो उसका गेट शेड बनाता है और वो उस सोसाइटी का एक नाम रख देता है। जो इन्वेस्टर नंबर 1 आपके पास इन हो गया और दूसरा आपके पास डेवलपर इन हो गया, उसके बाद डेवलपर थर्ड पार्टी को इन करता है। थर्ड पार्टी पे कौन होते हैं? छोटे इन्वेस्टर नंबर 1, और नंबर 2 होते हैं डीलर्स। सो डेवलपर छोटे इन्वेस्टर और डीलर को अपनी गेम में इन करता है। उसे कहता है हम सोसाइटी काट के बेचने लगे, इसका ऐलान करो और इस बात को लोगों तक पहुंचाओ। अब वो जो छोटा है, अब लेट सपोज के ओरिजिनल इन्वेस्टर जो है उसने 100 कनाल की ज़मीन इन की थी, यानी मार्केट में फेंकी थी। उस 100 कनाल के 20 मल्टीप्लाई बाय 100 2000 मरला बन जाता है। उस 2000 मरले को छोटा इन्वेस्टर, किसी के पास 100 मरले हैं, किसी के पास 150, किसी के पास 200 मरले, किसी के पास 5 मरले, किसी के पास 10 मरले, छोटा इन्वेस्टर उठाता है, यानी कि वो वक्ती तौर पर वो जो पैसे हैं वो डेवलपर को देता है। और उस छोटे इन्वेस्टर के नीचे होते हैं डीलर। वो उन डीलरों को, अगर उसने 50 मरले उठाए हैं तो वो नीचे 2-2 3-3 मरले उनको देता है। और वो जो डीलर हैं वो ढूंढते हैं ऐसे एस्पायरिंग लोग जो कि अपना लैंड ओन करना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने कजन्स में, कि जी प्लॉट की गेम है वगैरह वगैरह। ये जब पूरी गेम बन जाती है तो नीचे से पैसा मूव करता है ऊपर की तरफ, ऊपर से पैसा मूव करता है छोटे इन्वेस्टर से डेवलपर की तरफ, डेवलपर से मूव करता है ओरिजिनल इन्वेस्टर को, ओरिजिनल इन्वेस्टर अपने पैसे लेके साइड पे हो जाता है, वो सारी प्रॉपर्टी हो जाती है डेवलपर की। अब वो कहते हैं कि यार हमें ये लेट सपोज हमें एक मरला पड़ गया 2 लाख रुपए का, इसके ऊपर जब हम डेवलपमेंट करेंगे, सड़कें बनाएंगे, बैलेटिंग करेंगे, खंबे बनाएंगे, सुपरमार्केट्स वगैरह ये चीज़ें बनाएंगे, तो हमें 2 लाख रुपए की पर मरला कॉस्ट और पड़ जाएगी 4। तो एक काम करो, नीचे अनाउंसमेंट करो लोगों तक कि 6 लाख रुपए में हम मरला दे रहे हैं। ओके जी, ये अनाउंसमेंट हो जाती है, एक रेट खुलता है कि 6 लाख रुपए के हिसाब से मरला बिक रहा है। और वो अवाम जो कि अनरियल एस्टेट को ओन करने की एस्पिरेंट है, भाग भाग कहते हैं कि भैया हमें 6 लाख के हिसाब से मरला दे दो, 60 लाख हमें 10 मरले का प्लॉट मिल जाएगा, क्योंकि जब हम शहर के अंदर बनाएंगे तो हमारा सा मसला हो जाएगा, तो हम इसमें राजी हैं। अब वो डेवलपमेंट चार्ज भी इसमें डाल देते हैं, आपकी किस्त लगा देते हैं, और आप प्रॉमिस आपसे ये करते हैं डेवलपर और जो डीलर और छोटे इन्वेस्टर हैं कि जनाब आपसे पैसे लेते जाएंगे, कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे, मार्जिन उन्होंने पहले ही बना लिया होता है, यानी कि 2 लाख ऊपर रख के उन्होंने अपना मार्जिन साइड पे कर लिया होता है। अब जब 100 कनाल ज़मीन टोटल हमारे पास है, यानी कि 2000 मरले है, वो कहते हैं कि जी हमारे पास ना फर्स्ट लॉट ऑफ पीपल आ गए हैं, हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टर को हमने फारिग कर दिया, डेवलपर और छोटा इन्वेस्टर और डीलर रह गए हैं। डीलर जब डील कराता है वो भी अपना पहले कमीशन साइड पे कर लेता है, और जो छोटा इन्वेस्टर है जिसने 2-2 3-3 करोड़ रुपए डाला होता है वो भी को 50-50 लाख अपना प्रॉफिट ले चुके होते हैं। वो एग्जिट भी ले लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते, डिपेंडिंग ऑन के डेवलपर की इमेज कैसी है। उसके बाद होता क्या है कि वो एक ब्लॉक लॉन्च करते हैं कि जी हम ब्लॉक 1 या सेक्टर 1 लॉन्च कर रहे हैं। उस सेक्टर 1 में अगर लेट सपोज के हमारे पास टोटल 100 कनाल था, तो हम कहते हैं कि जी हमने 20 कनाल की फाइलें लॉन्च करनी है। ब्लॉक 1 अभी आ रहा है, उस ब्लॉक 1 को हमने एक एक्स रेट के ऊपर लॉन्च किया है, वो सबसे कम होगा डेफिनेटली। उसमें लेट सपोज कैंडिडेट्स का पूल है कि जी हर बंदे के हिस्से में अगर एक मरला आना चाहिए, तो वो उसको ओरिजिनली जितने उसके मरले बनते हैं, जितने प्लॉट बनते हैं, उतने ही बेचते हैं पहली दफ़ा। जब 2-2.5 साल कंप्लीट होते हैं, उनसे पैसे किस्तों में आ रहे होते हैं, प्रॉफिट पहले ही रख लिया होता है तीनों पार्टीज ने, तो पहले ब्लॉक को वो लॉन्च करके जो इनिशियल पूल ऑफ पीपल आया था उनको उनके प्लॉट्स कहते हैं जी ये आपका प्लॉट है, आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम क्योंकि लालची, पूरी दुनिया लालची है, तो उतनी देर में वो और लोगों को बता चुके होते हैं कि जी हमने तो ये लिया हुआ है, तो लोग भाग भाग के उनके दफ्तर में आ रहे होते हैं। तो क्या हो रहा होता है कि डिमांड ज़्यादा हो रही होती है, सप्लाई तो उनके पास वही लिमिटेड है।
जो ब्लॉक भी है उसमें उन्होंने पहले ही रेट बढ़ा दिया होता है और डीलरों और नीचे जो कंज्यूमर है उस तक आवाज़ लगा दी होती है कि जी रेट बढ़ने लगे ने तो तुसी यह चुकना है। तो वो जो 6 लाख था वो 8-8, 9-9 लाख रुपए तक भी चला जाता है। लोग आपस में फाइल एंड ट्रेड भी कर रहे होते हैं, उससे भी पैसे आ रहे होते हैं। सो जो पहला ब्लॉक है वो तो बनेगा, लोगों को बैलेटिंग हो के उनकी ज़मीन मिलेगी। अब जब दूसरे ब्लॉक की पेमेंटें आ जाती हैं, तीसरे ब्लॉक की पेमेंटें, चौथे ब्लॉक की पेमेंटें आ गई होती हैं, तो इन्होंने तो कैलकुलेशन की होती है ओरिजिनल के हिसाब से, यानी कुछ पैसे बढ़ा देते हैं ज़मीन के कि जी ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन डेवलपर यूजुअली 95% ऑफ केसेस में डेवलपर ने अकाउंट फॉर नहीं किया होता कि डॉलर किस हिसाब से बढ़ेगा, सरिया किस हिसाब से बढ़ेगा, बजरी किस हिसाब से बढ़ेगी। इन्होंने ये चीज़ें अकाउंट फॉर नहीं की होती। तो पहले ब्लॉक वालों को तो मिल जाता है, उन्होंने जो मार्केटिंग करनी होती है वो कर देते हैं। जो दूसरे ब्लॉक वाले हैं जब उनकी बारी आती है तो अगर अगले ब्लॉक में 20 कनाल लेट सपोज उन्होंने बेचने थे तो वो उस 20 कनाल की अगर 100 फाइल बनती है वो बेचते हैं 400 फाइल। अब इसमें से 100 बंदों का जैक लगेगा और 300 बंदे फट्टे पे हो जाएंगे। वो कैसे फट्टे पे होंगे कि बैलेटिंग में कोई प्रॉमिस नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आपकी बारी आएगी ही आएगी। कहेंगे जी आपकी फाइल है बिल्कुल सलामत है, आप इसकी किस्तें चलाएं। किस्तें नहीं चलाएंगे तो आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एंड यूजर तक ये अवेयरनेस नहीं होती, वो अपनी किस्तें चलाता रहता है। वो किस्तें डेवलपर पैसे उसके खाता रहता है, डेवलपमेंट अपनी मर्जी से करता है। अब बी ब्लॉक में अगर उन्हें 400 फाइल बेची होती है तो वो ओरिजिनल 100 बंदे को तो मिलती है, जो 300 बंदा है वो फट्टे पे आ जाता है। जब वो 300 बंदा आके डीलर से लड़ता है तो कहता है जी आपके पास अब 2 ऑप्शंस हैं। अब उसने 3-3.5 साल किस्तें भरी होती हैं, वो कहता है आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हमें फाइल वापस दे दें उस ओरिजिनल अमाउंट पे, क्योंकि इतनी देर जो गेन हुआ उसका कोई अकाउंट नहीं। देखें हमने आपसे जी इतने पैसे लिए थे 6 लाख रुपए मरले के हिसाब से, 5 मरले की फाइल है 30 लाख रुपए आप हमसे ले लें, या फिर हम आपकी फाइल बिकवा देते हैं। उस बंदे को वेट कराई जाते हैं अप अंटिल वो कहता है यार तुसी 30 छड्डो, तुसी मैंने 20 दे दो, मैं निकलना चाहना। तो वो जो 300 बंदा है वो फट्टे पे हो जाता है। इसी तरह सी ब्लॉक लॉन्च हो जाता है। सी ब्लॉक में वो बेचते हैं 600 फाइलें, बी ब्लॉक के 300 वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ओरिजिनल वहाँ पे 400 होने थे, नए वाले में से 100 एडजस्ट करते हैं, फिर 400 बंदा फट्टे पे हो जाता है। और फिर सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन ये सिलसिला चलता रहता है अप अंटिल द पॉइंट कि बहुत सारे लोग नैब में जाते हैं, नैब में जाके केस करते हैं हमारे पैसे खा लिए। जब नैब उनसे पूछती है वो कहता है जी हमने तो डेवलपमेंट की थी, ये लैंड है तो अब तो कॉस्ट ही बढ़ गई हुई है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। क्या होता है जी सोसाइटी बंद कर दो, सोसाइटी बंद करके क्या कर लो, लोगों के पैसे वापस कर दो, ठीक है जी हम ये सोसाइटी किसी और सोसाइटी को बेच देते हैं, बैठ जाते हैं 3 साल के लिए कि जी अब ये जब बिकेगी तो हम आपके पैसे देंगे। सो जो एंड यूजर है उसमें जो तगड़े होते हैं डीलर से, जो दलाल धमका सकते हैं, वो उससे अपने थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं जितने उनको मिलते हैं, और बाकी लोग फट्टे पे हो जाते हैं। सो दिस अ प्योर अनरियल एस्टेट गेम ऑफ पाकिस्तान इज अ प्योर गैम्बल। तो अगर आपको जुआ खेलने का शौक है तो आप इसमें ज़रूर जाएं। अब इसमें इसकी खूबसूरती देखें कि वो जो ओरिजिनल इन्वेस्टर गेम में पैसे लेके आया था उसने प्रॉफिट कमा लिया, डेवलपर ने भी प्रॉफिट कमा लिया, नीचे जो छोटा इन्वेस्टर है उसने 20-25-30% उसने भी प्रॉफिट कमा लिया, जो डीलर हैं उन्होंने जब ट्रांजैक्ट की फाइल तो ट्रांजैक्शन से भी पैसा कमा लिया। एंड यूज़र के ऊपर सारा लोड आ गया, वो भी कुछ पे आया कुछ पे नहीं आया। जो माड़ा था वो मर गया और जो तगड़ा था उसने अपने थोड़े बहुत पैसे वापस ले लिए। तो रियल एस्टेट बिजनेस ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी अनरियल एंड इट इज़ अ स्कैम। 95% ऑफ द टाइम जो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं वो ट्रू नहीं होती, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि बिजनेस मॉडल डजंट वर्क, इट्स जस्ट अ मेक बिलीव बिजनेस दैट यू टू कैन ओन द रियल एस्टेट बट यू कैन नॉट। और इसमें अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर नज़र आ रहे हैं, कोई नज़र आ रहे हैं, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से पूछ सकते हैं कि यार जो फाइल तुमने ली है ना उसकी तस्वीर दिखा दो, तो कोई भी नहीं दिखाएगा डेफिनेटली, बिकॉज उनको पता होता है कि ये 2 नंबर प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसमें से आपने, अगर आपके वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी कोई जॉब करके पैसे जमा किए हुए हैं, या आपने आप खुद कोई काम करते हैं, आप किस्तें चला रहे हैं किसी भी उसकी, तो आप अपने आप को इसमें से किस तरह बचा सकते हैं? अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी इन, अगर आप ऑलरेडी इन हैं, सबसे पहले LDA की वेबसाइट पे जाएं, रूडा की वेबसाइट पे जाएं, उस सोसाइटी का नाम जो आपको वो कहते हैं ना कि अप्रूवल है हमारे पास, उसको चेक करें कि वो अप्रूवल NOC है। NOC सबसे पहले LDA जारी करती है कि जी आप अपने लैंड पे डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। बैलेटिंग की और 3rd-4th स्टेज की NOC नहीं होती। आप रूडा की वेबसाइट पे, LDA की वेबसाइट पे जाके देखें आइदर वो सोसाइटी अप्रूव्ड है भी कि नहीं है। फिर आप ये देखें कि इस सोसाइटी वाले ने पहले कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और कितने टाइम पे किए हैं, और उनके जो मुतासिरीन हैं उनके पोस्ट के नीचे के कमेंट पढ़ें, मुतासिरीन कितने हैं। 100 अगर लोगों को प्लॉट मिला है तो 400 को नहीं भी मिला, तो क्या गारंटी है कि आप 25% में नहीं होंगे और आप 75% में होंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आप
रियल एस्टेट को ओन करना चाहते हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू डू इट ऑन कैश। नहीं जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, पैसे इकट्ठे नहीं होते, तो कोई बात नहीं, आप शहर से दूर ज़मीन लें, आप छोटी ज़मीन लें, लेकिन जो भी आप ओन करें उसको 100% ओन करें, पार्शल ओनिंग और किसी के रहमो करम पे रहना। क्योंकि पाकिस्तान में आपने कई टाउन्स के स्कैम देखे हैं जो अब रीब्रांड भी हो चुके हैं, जिनके ओनर बाहर भाग चुके हैं। पैसे तो आप निकलवा ही नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा उसको जेल भेज सकते हैं, 2 साल की जेल काट के आ जाएगा, आपके सारे पैसे मर जाएंगे। सो द अनरियल एस्टेट बिजनेस ऑफ पाकिस्तान वर्क्स लाइक दिस, इन विच एवरी कॉग इन द मशीनरी मेक्स मनी एक्सेप्ट फॉर द एंड कंज्यूमर। तो ये मेरा एक एनालिसिस काफ़ी रिसर्च करने के बाद, मैंने किसी रियल एस्टेट वाले का नाम नहीं लिया, बट मैं लिंक्स अटैच कर दूंगा और आए दिन आपको नज़र आएंगे पैसे लेके भागते हुए लोग। सो अपने आप को अनरियल एस्टेट के स्कैम से दूर रखें और इस बात को छोड़ दें कि शॉर्टकट तरीके से भी आप 3 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से ज़मीन ओन कर सकते हैं। ज़मीन आती है लेकिन कैश पे, जब वो रेडी टू ओन होती है, सपोजिट ज़मीन कोई भी नहीं होती। तो ये थी आज के एपिसोड रियल एस्टेट बिजनेस ऑफ पाकिस्तान पे। अगर आपको इस तरह के और एपिसोड चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी कंपनी एडवेंट आर्क का विजन रखता हूं कि 10 साल में मैंने 10,000 पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स को फॉरेन करेंसी कमाने के लिए इनेबल करना है, और इस विजन के तहत मैंने अपना पहला फाइवर का कोर्स लॉन्च किया है कि आप अपने स्किल को फाइवर पे बेच कैसे सकते हैं। इसके अलावा मैं 1-on-1 बिजनेस कंसल्टेशंस देता हूं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक शॉपिफाई की वेबसाइट की डोमेन खरीदने जाओ तो 6-7 हज़ार रुपए की आती है, तो बजाय कि वो खरीदने से एक बिजनेस कंसल्टेशन बुक कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस फीजिबल है या नहीं है। निकलता हूँ, ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट।